हेलो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड एग्जाम पेपर 2024 मैथ्स क्लास 10 जो आज पेपर 27 तारीख को हुआ है उसका संपूर्ण हल के पॉइंट मिर्जापुर की तरफ से दिया गया है। और विकल्पी प्रश्न यहाँ पर जो पहला दिया गया है, एक त्रिघात बहुपद के शून्यों की संख्या होती है। तो एक त्रिघात बहुपद दिया है, त्रिघात बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जिसका जितना घात होता है उसका उतने ही शून्य को, जैसे यहाँ पर ax³ प्लस bx² प्लस c प्लस d, यहाँ पर घात कितने 3 है तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? 3 होगी। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड। अगला दूसरा जो विकल्पी प्रश्न था, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा इसका? सबसे पहले इसका हम लोग फैक्टर कर लेंगे। 140 का फैक्टर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? सबसे पहले 2 से कर दीजिए 70, फिर इसके बाद 2 से 35 हो जाएगा, फिर किससे कटेगा? 5 से कटेगा, फिर इसके बाद किससे कटेगा? 7 से। तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 2 कितनी बार है? 2 बार, 2 के पावर 2 5 और ये 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। अगला दिया गया भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। तो अगर जो आप लोगों ने अगर मेरी अगली वीडियो जो देखा होगा पिछली वाली, उसमें ये सब क्वेश्चन बताए गए हैं। तो इसका जो संबंध होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला दिया गया है रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 -3x + 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। तो यहाँ पर समीकरण दिया हो x + 2y और + 5 = 0, इसे व्यापक समीकरण से तुलना कर लेंगे। तो व्यापक समीकरण क्या होता है? ax by + c = 0 से तुलना करेंगे तो a1 = क्या हो जाएगा? यहाँ से a1 = 1, b1 = 2, c1 = 5, और यहाँ से इसके लिए तुलना करेंगे तो a2 = हो जाएगा -3, b2 = हो जाएगा -6 और c2 = हो जाएगा 1। ठीक है, फिर इसके लिए जो हल इसका आएगा वो क्या होगा? फार्मूला होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1 की वैल्यू है, a1 की वैल्यू क्या थी? 1/-3, इसका हो जाएगा 1 -3, इसका हो जाएगा 2 -6 और इसका हो जाएगा क्या वैल्यू था इसका? 5/1, इसका 5 और इसका क्या हो जाएगा? 1। तो इसका हो जाएगा, से कट जाएगा 3, तो यहाँ से क्या सकते हैं? 5/1। ठीक है, -1/3 इज इक्वल टू -1/3 इज इक्वल टू 5/1। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं है, यानी इसे कैसा हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन जो दिया होगा कोई हल नहीं, वो आप लोग का आंसर ठीक है। अगला 5वां नंबर है समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है 1 - 1 3 7 का समांतर माध्य होगा, सॉरी सर्वांतर होगा। यहाँ पर प्रथम पद -5 और द्वितीय पद a2 = -1। सर्वांतर निकालते हैं, यहाँ से सर्वांतर कैसा निकलता है? सर्वांतर d = a2 - a1। तो a2 यहाँ पर क्या है? -5, a1 क्या है? -1।
-5, सॉरी यहाँ पर 1 है और ये -5 होगा, यहाँ से -1 + 5 = हो जाएगा 4। इसका जो सार्वंतर आएगा वो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है। छठवां क्वेश्चन दिया गया था द्विघात समीकरण का विवेक्तर होगा। द्विघात समीकरण जो विवेक्तर होता है वो D = B² - 4AC। तो जो ऑप्शन दिया होगा B² - 4AC वो ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दिया गया था दो बिंदुओं 2,3, 4,1 के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो करड़ी में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लोग तुलना करके कर सकते हैं। x1 = 2, y1 = 3, x2 = 4 और y2 = 1। तो x2 का मान कितना है, 4 - 2 का स्क्वायर, 3 - 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4, 4। इसका रूट में आ जाएगा 8, रूट से बाहर निकालेंगे 2√2। ठीक है। तो इसका जो बीच की दूरी आएगा 2√2। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है यह भी द्विघात समीकरण से है। तो कह रहा है यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, द्विघात समीकरण दिया 3x² - 12x + m = 0, तो m का मान। तो वही व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो a = 3 आ जाएगा, b = -12 आ जाएगा और c = आ जाएगा m। मूल बराबर होने का प्रतिबंध होता है b² - 4ac = 0। यहाँ पर v की वैल्यू कितना है, -12 और a की वैल्यू कितना है, 3 और c की वैल्यू कितना है, m। तो ये हो जाएगा 144 माइनस 4 12 m = 0। तो 144 = 12 m। तो m = कितना हो जाएगा, 144 बटा 12। तो 12 का 12 बार जब गुणा करते हैं तो 144 आता है। तो m = आंसर इसका क्या होगा, 12। तो m का मान जो 12 होगा वो ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2a है तो इसके शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो शीर्ष लंब की लंबाई पूछा गया है, भुजाएं इसका दिया गया है 2a। तो भुजा लिख सकते हैं, कितना दिया गया है, 2a। तो शीर्ष लंब की लंबाई का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर करड़ी में 3/2 इंटू भुजा होता है। ठीक है। तो करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2, भुजा यहाँ पर 2a, 2 से 2 कैंसिल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा करड़ी में 3a। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जो भी ऑप्शन में करड़ी में 3a दिया होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। माध्य निकालने के लिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले मध्य बिंदु निकालना होगा, मध्य बिंदु के बाद फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से हम लोग पहले सारणी बना लेंगे, इस तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पर बारंबारता जो दिया गया वही हो जाएगा, ये वर्ग अंतराल, ये बारंबारता हो जाएगा, ये मध्य बिंदु के लिए हो जाएगा, ये होता है f, ये होता है x, ये हो जाएगा fx। ठीक है। यहाँ से 1 से 3 दिया है, 3 से 5 है, 5 से 7 है, 7 से 9 है और 9 से 11 है। ठीक है। यहाँ पर 3 2 4 3 सॉरी 2 3। तो निकाल सकते हैं हम लोग सबसे पहले
मध्यबिंदु क्या होगा इसका? मध्यबिंदु कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4, 4 में 2 से भाग देंगे 2, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 8 और इसका हो जाएगा 10। अब इसका मल्टीप्लाई गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 6, इसका 8, इसका 24 और इसका गुणन कितना हो जाएगा? 16 और इसका हो जाएगा 30। तो ये आप लोग का सिग्मा एफ यानी बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग कितना हो जाएगा? ऐड कर दीजिए, 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14, इसको जोड़ दीजिए, 8 6 14, 14 और 24 38, 38 और 16, 38 और 16 54, 54 और 30 74, नहीं 84 हो जाएगा, सॉरी 84 हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। तो समांतर माध्य इक्वल टू फार्मूला होता है, समांतर माध्य सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है? सिग्मा एफ एक्स है आप लोग का 84 84 और सिग्मा एफ कितना है? 14। इसे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा 6 वो हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 11। इसको तो चेंज करने का है, साइन 27 को चेंज करिए फिर 63 को, चाहे जैसे चेंज कर दीजिए दोनों में से। तो हम 27 को चेंज कर देना है, तो 90 में से ऐसा क्या घटाएंगे? 27 आ जाए तो 63 घटा देंगे, कॉस हो जाएगा 63। तो साइन 90 फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये हो जाएगा कॉस 63 बटा हो जाएगा कॉस 63, कॉस 63 से 63 कैंसिल, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि कास ए इक्वल टू करड़ी में 3/2 तो साइन 2a का मान क्या होगा? तो इसको निकालने के लिए कई तरीके हैं, तो हम कोण से निकालते हैं, एंगल से। तो a इक्वल टू करड़ी में 3/2, कॉस ए इक्वल टू करड़ी में 3/2। अब ये करड़ी में 3/2 कॉस के पदों में किसका मान होता है? तो कॉस 30 का मान होता है। ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30। ए इक्वल टू क्या होगा मान इसका? 30 होगा। तो साइन 2a का मान पूछा है, साइन 2 ए इक्वल टू 30, तो ये हो जाएगा साइन 60 और साइन 60 का मान होता है करड़ी में 3/2। तो साइन 2a का मान क्या हो जाएगा? करड़ी में 3/2, इसका ऑप्शन ये सही होगा। 1 + tan स्क्वायर अपॉन में 1 + cot स्क्वायर। तो हमारा जो पिछली वीडियो आप लोग देखे होंगे उसमें सेम एज इट इज क्वेश्चन था, उसमें अगर आप लोग देख कर गए होंगे एग्जाम के लिए तो गलत करके नहीं आए होंगे, जैसा हम उम्मीद है। 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू cos सेक स्क्वायर ए। सेक का होता है 1 में cos और कॉसेक का होता है 1 में साइन। तो साइन यहाँ पर ऊपर हो जाएगा, तो साइन ऊपर अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब साइन अपॉन कॉस में क्या होता है? tan स्क्वायर ए, आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन दिया गया है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए। तो साइन 2a इक्वल टू, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा 1, कॉस ए इक्वल टू 1, कॉस ए इक्वल टू, अब कॉस के पदों में एक किसका मान होता है? तो कॉस 0 का, तो कॉस 0, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स कॉस 0। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 0। जिस ऑप्शन में 0 दिया होगा उसका आंसर ये
करेक्ट होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। अगला 15 नंबर है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। तो 22 सेंटीमीटर परिधि, तो जो वृत्त की परिधि दिया गया है वो 22 सेंटीमीटर। परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr इज इक्वल टू 22। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा? 22/2π। और पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7। 22 से 22 कैंसिल, तो r इक्वल टू हो जाएगा 7/2। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला, चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/4 इंटू πr²। 1/4 इंटू πr²। तो 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 का स्क्वायर, 1/4 22/7, 7/2, 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, तो यहाँ 22 कैंसिल 11 आ जाएगा। 11 इंटू 7 और 4 का गुणा 2 में कर देंगे तो 77 क्या आ जाएगा? 8। 77/8 जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। या तो हो सकता है उसका डिवाइड करके दिया हो, तो डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगला दिया गया एक कैप्सूल का संयोजन है। तो उस कैप्सूल के संयोजन में 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो कैप्सूल आप लोग का कैसा होता है? तो कैप्सूल कुछ इस तरीके से देखने में होता है, ये यहाँ पर। ठीक है, अगर ये भाग हम लोग देख पा रहे हैं तो ये हम लोग का भाग, एक बीच का भाग जो है बेलन हो जा रहा है, बेलन। और ये भाग यहाँ से अर्धगोला हो रहा है, अर्धगोला। ये वाला भाग भी कैसा हो रहा है? अर्धगोला। ठीक है, तो कह सकते हैं जो कैप्सूल का संयोजन होता है, एक बेलन प्लस 2 अर्धगोले, 2 अर्धगोला। ठीक है, तो जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया है कुछ आंकड़ों का माध्य और बहुलक क्रम से दिया गया है। तो माध्य दिया गया है कितना? 32 और बहुलक इक्वल टू दिया गया है 35। तो माध्य पूछ रहा है आप लोग से, तो फार्मूला क्या होता है? बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो 3 माध्यिका, माध्यिका कितना दिया गया है? सॉरी, माध्यिका निकालना है, ये नहीं दिया गया है। माध्य कितना दिया गया है? माध्य दिया गया 32। बहुलक कितना दिया गया है? 35। 35 इज इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस, ये हो जाएगा 64। 64 माइनस में है, इस साइड आएगा 75 करेंगे तो 64 3 माध्यिका। ये कितना हो जाएगा? 99 इज इक्वल टू 3 माध्यिका। तो माध्यिका इक्वल टू क्या हो जाएगा? माध्यिका इक्वल टू हो जाएगा 99/3, ये हो जाएगा 33। तो माध्यिका इसका कितना होगा? 33। तो 33 जो ऑप्शन दिया होगा वो आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग आप लोग के सबसे पहले बारंबारता, बारंबारता सबसे अधिक होती है वो उसका वही वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग कहलाता है। तो बारंबारता 19 से इसका बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा? 15 से 20। तो बहुलक वर्ग 15 से 20 जो ऑप्शन दिया होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर यहाँ पर दिया गया है
दो पासे को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता होगी। तो 10 होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक पहली पासा 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक होते हैं पासा लूडो एक जैसे 1 2 3 4 5 6। तो कब इसका योग यहाँ पर 10 होगा? हो सकता है पहले पासे पर 4 और दूसरे पासे पर कितना आया हो? 6 आया हो, तभी इसका योग 10 हो सकता है जी। तो 4 कम 6। फिर अगला कंडीशन क्या बन सकता है? जब पहले पर 5 और दूसरे पर भी कितना आया हो? 5 आया हो, तब जाकर यहाँ पर 10 कंडीशन बन सकता है। या हो सकता है पहले पर 6 और दूसरे पर कितना आया हो? 10 आया हो। तो 6 कमा कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। अब ऐसा कोई कंडीशन बताइए जो दोनों संख्या ना दोनों का योग 10 हो जाए। अब तो कोई ऐसी संख्या नहीं होगी। तो अनुकूल परिणाम कुल कितने हो रहे हैं? अनुकूल परिणाम कुल कितने हो रहे हैं? 3। यहाँ से लिख सकते हैं अनुकूल परिणाम 3 आ रहे हैं। और कुल परिणाम कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर 2 पासा है, 2 पासा मतलब 6 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 36। तो प्रायिकता इसकी होगी प्रायिकता इज इक्वल टू 3/36 और इसका डिवाइड कर देंगे तो 1 कितना हो जाएगा? 12। तो जिसका 1/12 आंसर दिया होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो एक पासे पर अंकित अंक कौन कौन से होते हैं? फिर लिख लीजिए पासे पर अंकित अंक। पासे पर अंकित अंक अंकित अंक कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो सम संख्या कौन कौन से है? 2 4 6। कुल अनुकूल परिणाम कितने हो जा रहा है? 3। तो प्रायिकता इज इक्वल टू हो जाएगा प्रायिकता इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है टोटल? 3। कुल परिणाम कितना है? 6। डिवाइड करेंगे तो 1/2। तो ऑप्शन जो होगा 1/2 सही हो जाएगा। तो ये आप लोग के विकल्पित प्रश्न थे। विकल्पित प्रश्न जिसमें भी चेक कर लीजिएगा, जिसका जितना आया होगा कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आता है आप लोग का वर्णनात्मक प्रश्न। जैसे यहाँ पर है 21 नंबर में 21 का पहला, एक घन का आयतन दिया गया है 1331 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन दिया गया है, घन का आयतन क्या दिया गया है? 1331। फॉर्मूला क्या होता है घन का आयतन? मतलब भुजा क्यूब। आयतन में क्या होता है इसका? भुजा क्यूब। तो 1331 तो भुजा इक्वल टू कितना हो जाएगा? भुजा इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट, क्योंकि यहाँ से क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट में आ जाएगा 1331। और 1331 11 इंटू 11 इंटू 11 फैक्टर करेंगे तो इस तरीके से क्यूब रूट में बाहर निकलेगा 11। तो भुजा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है ख नंबर, यदि द्विघात समीकरण x² 3x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल 2 हो तो पी का मान होगा। यानी एक मूल 2 हो तो पी का एक मूल का मतलब कि x इक्वल टू यहाँ पर 2 दे दिया गया है। तो जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में x जहाँ पर दिया गया है उसका मान कितना रखेंगे? 2। द्विघात समीकरण में x² 3x प्लस माइनस पी इज इक्वल टू 0। 2 एक्स की वैल्यू 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 माइनस पी इज इक्वल टू 0 4। ये कितना हो जाएगा?
6 माइनस p इक्वल टू 0, 6 4 10 माइनस p इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, तो इस तरीके से ये 21 का ख नंबर है। फिर इसके बाद है 21 का ग। तो ग नंबर में दिया क्या है, cos थीटा इक्वल टू 15/17, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू 15/17, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो आसान सा क्वेश्चन है, cos थीटा इक्वल टू दिया गया है 15/17, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू दिया है 15/17, 15/17 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 225, 289, 289 में इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 289 माइनस 225 बटा 289, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 बटा 289, 64 का कितना बाहर आता है 8 और 89 का 17, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/17। या तो इस तरीके से कर सकते हैं, या तो आप लोग समकोण त्रिभुज बना के कर्ण लंब आधार मान के कर सकते हैं। तो इसका आधार दिया गया 15, कर्ण दिया गया 17, तो इसका 8 हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू 8/17, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर फार्मूला याद है सरसंख्या का तो ये लगा दीजिए, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम से आप वहाँ पर लाल बत्ती प्रकाश से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 21 का ख नंबर, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया गया, माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, मध्य बिंदु के बाद बारंबारता मध्य बिंदु का मल्टीप्लाई करके fx ज्ञात करेंगे। तो मध्य बिंदु कितना हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु हो जाएगा मध्य बिंदु, एक सेकेंड बस पहले सारणी बना लेते हैं अच्छे से, फिर इसके बाद लगाते हैं। मध्य बिंदु निकालना भी जस्ट बताए हैं, इन दोनों का जोड़ 2 से भाग, 0 और 2 जोड़ेंगे तो कितना 2, 2 में 2 का भाग देंगे 1, इसमें जोड़ के भाग देंगे 3, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा 9। ठीक है, अब ये यफ होता है, इसे हम लोग यक्स मानते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यफ एक्स, गुणा करिए इसका 1, इन दोनों गुणा करिए 6, इन दोनों गुणा करिए 30, इन दोनों गुणा करिए 56, इन दोनों गुणा करिए 27। ठीक है, अगर बारंबारताओं का योग, तो यहाँ योग हो जाएगा ये सिग्मा एफ, बारंबारताओं का योग कितना होगा 1 2 3, 3 और 6 9, 9 और 17, 17 और 3 20, इसका कितना हो जाएगा 7 7 37, 37 37 और 6, 37 और 6, 37 और 6 हो जाएगा 43, 43 43 और 7 हो जाएगा 43 और 7, 43 और 7 हो जाएगा 50, 50 के 0 यहाँ से लगा 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा जोड़कर, अगर कुछ त्रुटि होगा तो उससे सुधार कर लीजिएगा। तो समांतर माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया है 120 और सिग्मा एफ कितना आया है 20, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20 6 का 120, तो ये आप लोग का था 21 का ख। अब इसके बाद है 21 का अंग नंबर, बिंदु 3 -3 का 10,
तथा 5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु, रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछा गया है। तो मध्य बिंदु निकालना तो बहुत ही आसान होता है। मान लेते हैं ये आप लोग का रेखाखंड है, तो ये -3,10 और यहाँ पर दिया गया 5,4। मध्य बिंदु मान लेते हैं P x, y। तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x, y = x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 का मान कितना है -3 + 5/2 और इसका 4 + 10/2, 5/2, इसका हो जाएगा 2/2 और इसका हो जाएगा 14/2। तो कट करेंगे तो 1, कितना आ जाएगा 7। इसका मध्य बिंदु कितना होगा 1,7। अगला नंबर है 21 का 6 नंबर है। यदि बिंदु -1, -3 तथा x, 6 के बीच की दूरी त्रमात्रक है तो x का मान। अभी बीच की दूरी का फार्मूला जस्ट अभी बताया है आप लोग को, विकल्प में दिया गया था, तो यहाँ पर भी है x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। तो x1 यहाँ पर कितना हो जाएगा बिंदु में -1, y1 कितना हो जाएगा -3, x2 = x और y2 = 9। तो फार्मूला क्या निकल कर आएगा, दूरी d = डायरेक्ट रखते हैं हम लोग क्योंकि यहाँ फार्मूला लिख दिया है। तो x + 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 9 + 3 का स्क्वायर, मात्रा इसका 13 दिया गया है। तो फार्मूला खोल सकते हैं x² + 2x + 1, इसका हो जाएगा 9 + 3 12, 12 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा 13 का, 13 का स्क्वायर, ये x स्क्वायर, ये 2x + 1 और 144, 169 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने वर्ग स्क्वायर लगा दिया हुआ है। तो x², 2x, ये कितना हो जाएगा 145। 169 में 145 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा इसकी वैल्यू 4 और ये 2 24, x² 2x। तो अब इसका गुणनखंड निकाल लेंगे हम लोग, x² 2x = 24, तो x² 2x - 24 = 0। गुणा करने पर 24 और घटाने पर 2, ऐसी कोई संख्या है 6 - 4, 6x 4x - 24 = 0। तो x + 6 - 4, x + 6 = 0। क्या हो जाएगा x + 6 और x - 4 = 0। तो x + 6 = 0, तो x हो जाएगा -6, x - 4 = 0, तो x कितना हो जाएगा 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22 का पहला नंबर है। 22 का पहला नंबर क्वेश्चन है, दो ऐसे क्रमशः विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो अगर विषम पूर्णांक कहता है तो पहला विषम पूर्णांक हो जाएगा, पहला विषम पूर्णांक 2x + 1, हमेशा 2x + 1 करके ही बना करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरा विषम हो जाएगा, दूसरा विषम 2x + 3। इनके कह रहा है कि वर्गों का योगफल, इनका वर्ग 2x + 1 का स्क्वायर, 2x + 3 का स्क्वायर = 290। इसका हो जाएगा
2x यानी 4x स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1 4x, इसका होगा 4x स्क्वायर, इसका हो जाएगा +9 और 6 दूनी 12 x इक्वल टू 290। 4 और 4 कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर, 4x और 12x 16x, 1 और 9 10 हो जाएगा इक्वल टू 290। तो 8x स्क्वायर 16x 280 इक्वल टू 0। 290 में से 10 घटा देंगे 280। अब यहाँ पर कुछ कॉमन हो जाएगा तो 8 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ पर बचेगा 8 3 24 8 5 40। तो x स्क्वायर 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। तो इसका गुणनखंड कर लेंगे तो गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। गुणा करने 35 घटाने पर 2, ऐसी कौन संख्या होती है 7x माइनस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 7 और यहाँ 5 कॉमन करेंगे तो x प्लस 7, दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, x प्लस 7 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 5। तो x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा -7 तथा x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5। यहाँ पर x का मान रखेंगे तो पहला क्वेश्चन भी रहेगा 2 इंटू 5 + 1 मतलब 11 हो जाएगा 11 और इसका 2 5 + 3 इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो दूसरा जो पहला क्वेश्चन पूरा होगा 11 और दूसरा प्रश्न पूरा होगा 13। ठीक है, फिर उसके बाद 22 का अगला नंबर क्वेश्चन है। चित्र में दिए गए यदि एलएम समांतर है बीसी और एलएन समांतर है सीडी तो सिद्ध कीजिए एम इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू ए एन अपॉन में डी एन। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज ए बी सी और यहाँ पर त्रिभुज लिया गया है ए डी सी। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा ए एम अपॉन में बी एम इज इक्वल टू ए एल अपॉन में ए एल अपॉन में क्या हो जाएगा एल सी। ठीक है, दोनों का व्युत्क्रम कर दीजिए तो बी एम इज इक्वल सॉरी अपॉन में ए एम इज इक्वल टू एल सी अपॉन में ए एल। दोनों पक्षों में एक ऐड कर दीजिए और एक ऐड करेंगे तो आ जाएगा बी एम अपॉन में ए एम प्लस 1 और इसका हो जाएगा एल सी ए एल प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई तो बी एम इज इक्वल टू ए एम अपॉन में ए एम इज इक्वल टू एल सी ए एल अपॉन में ए एल। बी एम और ए एम तो बी एम और ए एम मिलकर क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में ए एम इज इक्वल टू एल सी और एल सी और ए एल मिलकर हो जाएगा ए सी। यहाँ से ए सी अपॉन में ए एल। ठीक है, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए तो ए एम अपॉन में क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन में ए सी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार हमने किया हुआ इसी प्रकार आप फिर भी निकाल सकते हैं तो इसी प्रकार हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ए एल ए एन अपॉन में डी एन इज इक्वल टू ए एल अपॉन में ए सी। इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 समीकरण 2 को देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से
दोनों का मान देख रहे हैं, ए एल अपॉन में ए सी, तो यहाँ से हो जाएगा ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन में डी। तो ये प्रूव करने दिया था, प्रूव हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान लेकर किए होंगे तो उम्मीद है कि आप लगा लिए होंगे। ठीक है, अगला दिया गया है द्विघात बहुपद से है। द्विघात बहुपद में दिया है एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10 गुणा करने पर 10 जोड़ने पर 7, ऐसी कौन सी संख्या होती है 5 प्लस 2। 5x 2x प्लस 10, एक्स यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 5, और यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 5, एक्स प्लस 5 और x प्लस 2। यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -2। अब इनके शून्य निकल गए। गुणांकों के बीच संबंध वाले निकाल लेते हैं। गुणांकों का योगफल, गुणांकों का योगफल क्या होता है? गुणांकों का योगफल होता है -x का गुणांक अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है 7 और x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो हो जाएगा -7। अब इनके शून्यकों का योग भी देख लेते हैं। शून्य का योग -5 -2 इज इक्वल टू -7, दो मान बराबर आ रहे हैं, ये ठीक है। तो इसके बाद इसके निकाल लेते हैं गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल कितना हो जाएगा -5 और -2 इक्वल टू हो जाएगा -10। गुणांकों का योगफल गुणनफल निकाल लेते हैं। गुणांकों का गुणनफल इज इक्वल टू फार्मूला होता है अचर पद, सॉरी प्लस हो जाएगा अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद यहाँ पर कितना दिया हुआ है 10 और गुणांक कितना 1, तो इसका भी कितना आ गया 10, दोनों वैल्यू से दैट्स इट। अगला दिया गया है माध्यक ज्ञात करने के लिए 22 का अंक निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे आसान है, इसका जो दिया होता है उसका बारंबारता का संचयी बारंबारता निकालो, फिर फार्मूला लगा के हम लोग हल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता में कैसे निकालते हैं, पहले ये लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 6 7 6 13 13 3 16 16 2 18, यानी जो इसका योगफल होगा वो कितना होगा 18 होगा 18। तो सिग्मा एफ नहीं लिखते, यहाँ पर लिखते हैं एन इक्वल टू 18। ठीक है, तो यहाँ पर निकालना है n/2, n/2 मतलब 18/2, 18/2 इक्वल टू 9, 9 किसके अंतर्गत आएगा 13, यानी 7 से लेकर 13 तक इस वाले अंतर्गत में आ जाएगा। इसमें जो आप लोग की वर्ग की निम्न सीमा होगी एल इक्वल टू 20, और ये क्या हो जाएगा CF, और ये हो जाएगा EF। फार्मूला क्या होता है माध्यिका इक्वल टू EL प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L का मान कितना दिया है 20, n/2 का मान कितना आ गया है 9, CF का मान कितना है 7, F का मान कितना है 6 और H का मान कितना है, अंतराल यहाँ पर जो वर्ग अंतराल कितना दिया 10 का अंतर दिया, तो 10 हो जाएगा 20। इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा 2/6 10, तो हो जाएगा 3, 20 प्लस 10/3 हो जाएगा 70/3। अब इसे डिवाइड कर दीजिएगा तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो 2 3 दूना 6, 10 बचेगा, 0 कर लेंगे, सॉरी 10 बचेगा, 23 हो जाएगा 0.33, तो 23.33 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा
माध्यिका हो जाएगा। ठीक है। 22 क्वेश्चन पर एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें हैं, तो थैले में लाल गेंद की जो संख्या है वो कितनी है, 5 है, और नीली गेंद की संख्या कितनी है, x है। नीली गेंद कितनी है, x है। तो थैले में कुल गेंद की संख्या कितनी होगी, तो कुल गेंद हो जाएगा यहाँ पर 5 प्लस x, यानी कुल गेंद कितना हो जाएगा, 5 प्लस x। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, और लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, लाल गेंद की संख्या अपॉन में कुल गेंद। तो लाल गेंद कितना है, 5, और कुल गेंद कितना है, 5 प्लस x। इसी प्रकार से नीली गेंद आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, नीली गेंद आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, नीली गेंद की संख्या, नीली गेंद की संख्या अपॉन में कुल गेंद, यानी थैले में कुल गेंद। तो नीली गेंद कितना है, x, और कुल गेंद कितना है, 5 प्लस x। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। तो अब हम लोग पहले लाल गेंद की प्रायिकता इक्वल टू नीली गेंद की प्रायिकता, कह रहा है कि लाल गेंद नीली गेंद की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, इसका दुगना कर देंगे तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10, और x प्लस 5 इक्वल टू x 5 प्लस x, तो इसी से कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। अतः कह सकते हैं थैले में कुल गेंद की संख्या कितनी है, अतः थैले में नीली गेंद की संख्या, सॉरी नीली गेंद की संख्या यहाँ पर कितना है, 10 है। ठीक है फ्रेंड।